आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन वारिस कौन। तो देखो, वारिस मतलब आपको पता ही होगा, जो माँ बाप की संपत्ति होती है ना, वो उनके जाने के बाद में यानी उनकी मृत्यु के बाद में उनके बच्चों को मिलती है। लेकिन इसमें लिखा है वारिस कौन, यानी इसमें ये तो हमें समझ में आ गया कि जिनकी भी पास ये संपत्ति थी या जो भी उनको अपने बच्चों को देना था, यानी वो उसमें एक बच्चा नहीं था। अगर एक होता तो वही अकेला वारिस कहलाता, अपने बोलते ना माँ बाप का। लेकिन इसमें वारिस कौन यानी कौन आ गया, इसका मतलब एक से ज्यादा बच्चे थे। ठीक है, वो कौन बच्चे थे, उनको क्या अपनी संपत्ति देनी थी, क्या नहीं देनी थी, वो इस लेसन में हमें समझना है। तो इसकी जो लेखिका है वो है विभा रानी जी। तो उनका परिचय, गद्य संबंधी, ये सब मैं आपको पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करती हूँ। जन्म 1959 मधुबनी बिहार। परिचय, बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं। अब देखो, ये तो हमें पता है कि जितनी भी लेखक लेखिका होते हैं तो उन्होंने बहुत सारे काम किए होते हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। वही ज्ञान को वो आगे वाली जनरेशन को बांटते हैं ताकि उनका माइंड खुले और वो अपने जीवन में आगे सफलता लाएं। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है, गीत लिखे हैं, कहानी लिखा है, लोक साहित्य, नाट्य लेखन है, बहुत सारा इन्होंने अच्छा लिखा है। इन्हें पता होगा कि आने वाली जो जनरेशन है, यानी अब जो जनरेशन आप लोग पढ़ रहे हो, उसके लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कृतियां जो उन्होंने लिखी थी वो दिक्चल, खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह, अगले जन्म वो है बिटिया ना की जो, नाटक समृद्ध कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। अब ठीक है, इन्होंने इतने सारे किया है। इसमें जो आप आराम से उनकी प्रमुख कृतियां याद तो कर सकते हो विभा रानी जी की, वो ये है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। देखो, अब उनका कहना है कि जो भी आपके पास चीज हो, है ना, उसका सही उपयोग करो। जो भी चीज हो, अभी वो लेसन में समझोगे तभी आपका, और साथ के साथ आपको समय की भी वैल्यू रखनी है। ऐसा नहीं है कि अरे सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। वक्त बदल गया तो कैलेंडर ही तो बदला है, डेट ही तो चेंज करनी है। हमें क्या प्रॉब्लम है, 2-3 लिखवा लो, 1-3 लिखवा लो। अगर 31 के आगे भी डेट होती तो हमें क्या करना है। ऐसा जो सोचते हैं वो सब चीजें गलत हैं। समय के साथ चलो। बोलते हैं ना, एक भले हो सकता है हम लोगों की उम्र बहुत लंबी हो, 100 साल हो, लेकिन 100 साल उम्र लंबी हो सकती है, लेकिन 100 साल तक हमारा शरीर उतना स्वस्थ नहीं हो सकता कि हम लास्ट तक सोचते रहे कि आज सफलता मिलेगी, आज नहीं मिली तो कल मिलेगी। शरीर जवाब दे जाएगा, उस बात को हमें याद रखना चाहिए। तो इसे मैं रीड करती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। यानी ये जो कहानी है, यानी एक राजा है, ठीक है, तो उनके पास बेटियां हैं। कितनी हैं? 4। इसलिए वारिस कौन, यानी मैंने इसलिए बोला कि एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो कितने हो गए, उनके पास 4 बेटे थे कि बेटियां, बेटियां। ठीक है, तो उस दिन उन्होंने सोचा कि है तो चारों हमारे ही बच्चे, लेकिन इनमें से बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान इसलिए उनको सोचना पड़ा, ऐसे कोई ये नहीं बोलता कि अरे हमारा बच्चा ये तो नालायक है, यही बुद्धिमान है। ऐसा नहीं, भले हम डांटते करते रहते हो, ऐसा नहीं। लेकिन क्या होता है, राजा को इसलिए सोचना पड़ा कि एक तो वो राजा है, तो उसको जायदाद तो सबको देनी, जो भी उनकी संपत्ति होगी, जितने भी करोड़ की होगी, जितने भी लाख की या 1000 की होगी, उसको वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए वो बुद्धिमती चाहते हैं कि जो वो काम करते आए, यानी राजा है ना, तो जो राजा का काम है उनका, तो वो ये सोच रहे हैं कि इनमें जो बुद्धिमान होगी, जो अपना काम है, मैं किसको सौंपूं। पैसे के लिए नहीं बोल रहे हैं वो। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद में जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो उन्होंने उनको कोई उपाय सूझा था, कोई भी आइडिया लगाया होगा उन्होंने, जो भी उनके पास आइडिया था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटियों को, चारों बेटियों को बुलाया और उनको कितने दाने दिए, 100-100 दाने दे दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रख लो और मैं 5 साल बाद तुमसे मांगूंगा। बहुत सिंपल चीज बोली। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अब देखो, अब उन्होंने ये काम क्या किया, 100-100 दाने दे दिए। परीक्षा उन्होंने चाहिए। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि पापा है, यानी बाप तो बाप होता है, लेकिन बच्चे कभी कभी सोचते हैं अरे पापा की तो उम्र हो रही है, पापा का क्या है, क्या कर लेंगे। होता है ना, ज्यादा हम किसी से क्लोज होते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं वैल्यू उतनी नहीं करता है जितना बाहर वाला करता है। तो बड़ी वाली बेटी के दिमाग में क्या आया सबसे पहले कि पापा को याद भी रहेगा कि उन्होंने हमें 100-100 दाने दिए थे,
है ना। तो करेंगे भी क्या, अगर ज्यादा बोलेंगे हम तो राजा के बच्चे हैं, भंडार में इतना स्टोरेज, वो तो राजा है। अभी नॉर्मली हमारे घर पे भी अगर आप देखो इनके पिसा आटा तो उनको तो नहीं कर सकती, वैसे नॉर्मल जो भी गेहूं होती है, चावल के दाने, हमारे भी अगर थोड़ा सा कभी बनाते में गिर जाते तो हम थोड़ी ना इतना सोचते बैठते हैं, नहीं बैठते ना। ऐसे उसके मन में था, अरे हम तो राजा के अगर मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, भंडार घर मतलब जहाँ पे स्टोरेज रखा हुआ है वहां से निकाल कर उनको दे देंगे। तो उसने क्या किया था, खिड़की के बाहर अपने, जो उनके 4 बेटियां थी तो चारों के पास अपने कमरे थे, इसलिए थे क्योंकि वो राजा की बेटी हैं, उनके पास बहुत संपत्ति थी। गहने के दाने लिए 100 दाने और वहीं पे बाहर फेंक दिए। दूसरी बहन ने दोनों दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगे। और एक ने तो इतना रिस्पेक्ट दिखाया पापा के लिए, अरे वाह मेरे पापा ने दिया है ना। तो चांदी की डिब्बी में मखमल मतलब वेलवेट के कपड़े में उसको लपेट के अच्छे से, संदूक आती थी पहले के जमाने में, आप पेरेंट्स को पूछ लेना वो बता देंगे, गूगल में लिखना संदूक इमेज, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, बॉक्स टाइप का ऐसे रहता था, उसके अंदर एकदम सेफ्टी से रख दिया जैसे कि पैसे रखे हों। उसके दिमाग में ये था मेरे पिताजी ने दिए हैं। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, तीसरी वाली तो सोचती रही भी मैं इसका क्या करूं। छोटी वाली थोड़ी बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। अब छोटी बच्ची तो बच्ची ऐसा बोलते हैं ना, कोई कोई बच्चा तो समझदार होता है, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस भी देखे होंगे तो, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, उसको ऐसा था कि वो आम बच्चों की तरह थी, उसको गेहूं के दाने भुनवा कर खाना पसंद था, वो उसमें मगन हो गई, खा लिया और खेल में अपने मगन हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात की यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। अब देखो, जो तीसरी थी वो इतनी स्मार्ट थी, उसको ये पता था कि हमारे जो पिताजी हैं वो राजा हैं। तो जब हमारे पापा जो भी काम कर रहे होते हैं तो हमें उनका, बोलते हैं ना, जो भी वो काम कर रहे होते हैं उनका हुनर पता होता है कि उनका ये काम है तो वो किस तरीके से बात करें। तो उसे मालूम था कि ये राजा है और इन्होंने ये चीज दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी। पहले उसने भी सोचा कि मैं भी इसे क्या करती हूँ, आराम से कहीं समेट कर संभाल कर रख लेती हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। और देखो, तीसरी वाली ने क्या सोचा कि अभी मैं क्या करूं, मैं भी संभाल के रख दूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद उसके दिमाग में आइडिया है कि उसकी जो खिड़की थी उसके पीछे की जो जमीन थी उसने वो दाने उसमें बो दिए। फिर उसमें से अंकुर फूटा, जो उसमें से गेहूं आई, फिर से उस वही वाले गेहूं के दानों को लेके उसने फिर से उनको बो दिया, यानी जो दिए थे वो बो दिया, उसमें से गेहूं आई, फिर उनको बो दिया, फिर उसमें से गेहूं, यानी वो मल्टीपल्स उसके होते रहे। लेकिन पहली वाली ने क्या किया था, खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। इसने भी खिड़की में बाहर जाके बो दिए थे। फेंकना अलग हो गया और बोना, उसको केयर करना, वो अलग हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहन को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो, आज से 5 साल पहले मैंने 100 दाने दिए थे, तो लाओ मेरे वो दाने दो, और कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब देखो, राजा तो राजा है ना। नई गेहूं, पुरानी गेहूं, इतने बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि 5 साल बाद उन गेहूं का क्या हाल होगा। और नई गेहूं और पुरानी गेहूं वैसे भी स्टोर होती है तो कलर कितना चेंज होता है। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी थी और 5 साल बाद भी उसका दिमाग नहीं चला। लेकिन जो बोलते ना, कोई चीज ऐसी हार्ड लगती है, उस टाइम पे सोच रहे थे कि यही करना है, तो उसने जो सोच लिया था उस टाइम पे, पापा मांगेंगे तो मैं भंडार घर से दे दूंगी, उसने वही दिमाग लगाया है। 5 साल बाद तक सोच लो उसकी बुद्धि जागी नहीं थी कि क्या वो गलती कर रही है। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। ठीक है, पहले उसने बोला हाँ वही है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलते ही है ना, लेकिन पापा तो पापा है। लेकिन जब बोलते हैं ना अपने गुस्से के रूप में कर लें तो मम्मी से भी खतरनाक होते हैं, है ना। तो उन्होंने जब कड़क कर पूछा, स्ट्रांग होकर पूछा कि बताओ ये वही दाने हैं, तो उसने सच्ची बात बता दी। तो क्या बताई? अगर ये प्रश्न आ जाए तो क्या बताई? यही बताई कि ये दाने वो नहीं है, उसने जमीन से बाहर फेंक दिए थे। उसको ये नहीं लगा था कि पापा ये दाने मांगेंगे। उसने जब ये आइडिया लगाया था कि भंडार घर जाएगी और मांग लेगी अगर पापा को याद रहा तो। लेकिन उसने देखा, अरे यार ये पिताजी को तो याद रहा, वो डर के मारे उस दाने लाई और पिताजी को दे दिए। ये बात उसने बताई। लेसन बड़ा ना हो इसलिए उस चीज को छोड़ देते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग आंसर ढूंढते हो, ये आंसर तो इसमें है ही नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं बेटा लेसन को समझो, नहीं समझ में आता है एक बार फिर से देखो, उसको पढ़ो तो समझ आ जाएगा। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। दूसरी वाली को पूछा, वो मस्त अपना, अरे मैंने पिताजी के दाने रखे हैं चांदी की डिब्बी में, मखमल के कपड़े में,
ठीक है ना, इतना आपका सुनती हूँ, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा चलती हूँ, ठीक है। 5 साल संभाला है, और कोई होता तो इधर उधर रख के भूल जाता है ना, लेकिन वो गई लेके आई, तो जब उसने खोल के देखा तो दाने क्या हो गए थे, सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। तीसरी वाले से पूछा और तुम बताओ भाई, तुम्हारा भी कोई एक नया होगा, क्योंकि राजा है ना 2 झटके तो पड़ गए, है तो इंसान ही ना, कि देखिए तीसरी वाली कितनी बुद्धिमान है, कि बुद्धिमान बच्चा हमको दिया भी है या नहीं दिया है। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दोनों की कोई कीमत है पिताजी? अब देखो कुछ लोग ऐसा होता है ना कि अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्टफुल से बात नहीं करते, वो इतने अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि आप ये मूर्ख तरह क्या पूछते हो, इतने की कोई वैल्यू होती है क्या, इतना तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। जैसे घर में कभी कभी होती है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो उसने बोला कि उन दानों की कोई कीमत होती है? राजा होके 100 दाने की गेहूं की बात कर रहे हो और अपने बच्चों से मांग रहे हो? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना मुझे गेहूं के बुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं। देखा उसका कहना है कि राजा होकर इतने बड़े आदमी के 100 दाने के लिए, और वो भी अपने बच्चे से 100 दाने मांग रहे हो, क्या बात कर रहे हो? वो बता देती हूँ तो भी आप पूछ रहे हो, मेरे को पसंद है खाने का तो मैं खा गई, बाकी कुछ नहीं किया मैंने भुनवा कर। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। देखो बेटा, पेरेंट्स हैं, अभी तो आप बहुत छोटे हो है ना, लेकिन पेरेंट्स हैं तो उम्मीद तो यही रखते हैं कि जितने भी भगवान बोलते हैं नसीब में बच्चे लिखता है सब बुद्धिमान हो, हम माँ बाप के अनुसार तो कहीं ना कहीं चलें, ठीक है। लेकिन जब सब तरफ से निराशा मिलती जाती है तो आदमी बोलते हैं अंदर से टूट जाता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता ना। वो भी ऐसे सोचते हैं अपनी तकदीर ऐसी लिखी है कि अगर उस बच्चे में बुद्धिमानी नहीं थी तो मान के चलो हमारे जीवन में खुशी नहीं थी। ऐसा आदमी जैसे जिसकी सोच होती है वो सब्र करना जान जाता है। लेकिन एक बोलते हैं ना कि जो आशा की किरण छोटी सी क्यों ना हो, है ना, अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती गांव में देखो कहीं चल रही हो तो कितना लगता है कि हाँ हम अकेले नहीं है, ठीक है। ऐसे उनको था कि चलो तीसरी बेटी तो बची है, लेट्स सी कल क्या होता है। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। तीसरी वाली उनके पास आई और बोला कि चलिए पिताजी मैं आपको दिखाती हूँ जो आपने 100 दाने दिए थे वो कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा आखिर कहाँ रथ छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? अब देखो 4 बेटी हैं तो आसान बात तो नहीं, पाला तो चारों को ही है, लेकिन 3 से दिल तो उनका टूट ही गया था। तो जब तीसरी वाली उनको बोली कि चलिए पिताजी मैं आपको लेके चलती हूँ, तो रथ पर सवार हो गई। यानी वो लोग के 4 व्हीलर्स गाड़ी वगैरह से नहीं जाते थे, वो रथ पे सवारी करते थे, तो रथ पे सवार हो गए। रथ महल के पास क्रॉस किया, नगर के पास क्रॉस किया, खेत की तरफ बढ़ा। राजा को लगा कि अरे ये रथ तो ये ज्यादा चलवा रही है, तो कहीं ना कहीं बोलते ना झिनझिनाहट सी आ जाती है कि अरे भाई ये कहाँ घुमा रही है। तो उन्होंने पूछ लिया इस 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी, है ना, कि ये 100 दाने मैंने तो कुछ और सोच के पूछा था, पता नहीं ये मुझे लड़की कहाँ कहाँ घुमाएगी। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। देखा, यानी जब वो लेके गई, जब उसने देखा कि नगर के पास गया, महल क्रॉस किया, है ना, जब खेत देखा, खेत में हरी भरी फसल थी और जो गेहूं की बालियां थी, आपने देखा होगा ब्राउन कलर का ऐसा था, ऐसे लग रहा था कि वो मतलब हिल रही है ना, कि गा रही हो, नाच रही हो, है ना। उसको देख के राजा इतना खुश हो गया ना कि क्या बोले। देखो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ संपत्ति जैसे नोट और सिक्के भरे हुए हो, गुल्लक भरी हुई है सिक्कों से, है ना, या आपके पास तिजोरी है जहाँ पैसा रखते हो उसमें नोट की गड्डी की गड्डी उसी से खुशी होती है, ऐसा नहीं। वो नोट की गड्डी मेहनत करके आती है। जब लगता है ना कि हाँ किसी चीज में मेहनत की है, उसकी खुशी अलग ही होती है, क्योंकि पेड़ पे से पैसे नहीं उगते कि हाँ जैसे लीफ तोड़ा नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता है। जब उन्होंने देखा कि जब ये 100 दानों को लाखों लाख में कर सकती है, 1000 फिर लाख आता है ना, लाखों लाख में कर सकते हो, यानी ये राजा मेरा जो है, साम्राज्य जो मेरा है, किंगडम है, ये इसको कितने अच्छे से संभाल सकती है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, है ना। यानी वो बोल गए कि अभी क्या है उत्तराधिकारी, यानी मेरे बाद में तुम ही मेरा जो राज्य का किंगडम है इसकी उत्तराधिकारी तुम ही हो। यानी तीसरी बेटी जो थी वो इतनी बुद्धिमान थी कि उसने वो 100 दाने ना तो संभाल के रखे, ना फेंक दिए, ना खा लिए। उसका दिमाग इतना तेज है कि अगर मुझे किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी दी है, कोई चीज़ मुझे बोली है, तो मुझे उस पर ध्यान देना है, ऐसे लेट गो नहीं करना है। गेहूँ हाँ
पापा ने दिए हैं, हाँ। वैसे कभी कभी क्या होता है, जब कोई चीज आपके साथ अच्छा होनी होती है ना, तो ऐसे सिली सिली दिमाग में क्वेश्चन आ जाते हैं, गेहूं के दाने, अरे छोड़ो, पापा ने दिए, अरे छोड़ो, ये मांगेंगे, अरे छोड़ो। ऐसा नहीं है, लेकिन है तो कोई चीज तो आई है ना, उस पर उसने कॉन्सेंट्रेट किया, अपनी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान लगाया और उसका उसने अच्छे से सदुपयोग किया और उसको राज्य की उत्तराधिकारी बनने का मौका मिल गया। इसलिए अगर इस लेसन से आपने क्या सीखा कि आपके पास भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जहां आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा लगे अरे तो सिली सिली है ये, अरे इसके लिए कुछ होने वाला है क्या, जहां आपको ऐसा लगे कुछ होने वाला है क्या, तो आंसर अपने आप को ही बोलना है हाँ होने वाला है, इसीलिए ये बात मेरे कानों तक आई है। अगर नहीं होने वाला होता, दुनिया में बहुत कुछ होता है तो हमें वो सुनने के लिए भी नहीं मिलता। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।